Hello and welcome to my channel eSnippets. I am Dr. सुरुचि तिवारी और आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. दैट इज यूपीएससी सिलेबस का यूनिट 1.4b, जिसमें कि डार्विन और पोस्ट डार्विन पीरियड की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा. जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे इस लेक्चर में हम यूनिट 1.4b डार्विनिज्म एंड पोस्ट डार्विनिज्म कवर करेंगे. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, जो कि डार्विन ने दी थी. डार्विन का कॉन्सेप्ट है. देन पोस्ट डार्विनियन फेज को मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को. बीच बीच में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते रहेंगे, तो लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा सो दैट कि आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकें कि वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. दूसरा, प्रोबेबल क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से हो सकते हैं उनको भी हम लोग लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डार्विनिज्म. चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी थ्योरी दी थी in the book named Origin of Species by Natural Selection. उनकी थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं. और सर चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पीशीज हैं ऑर्गेनिज्म की, वो सब बहुत वैरी करते हैं एक दूसरे से, बहुत एक जैसे नहीं हैं. मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिमिलर हैं, बट इंडिविजुअली हर इंडिविजुअल डिफरेंट है. कोई भी दो इंडिविजुअल्स आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे. और उनका ऐसा मानना था कि ये जो इंडिविजुअल वेरिएशन है, इनमें से जो बेस्ट सूटेबल होता है कैरेक्टर, उसको इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेता है और आगे चल के उसी फीचर को नई जनरेशन में ट्रांसमिट कर देता है वो इंडिविजुअल. तो इस थ्योरी को हम समराइज कर सकते हैं कि द चेंज इन स्पीशीज बाय द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्मल टाइप exhibiting a natural variation that gives it an adaptive advantage in an environment. अब ये adaptive advantage की जो बात है, ये यही है कि जो इंडिविजुअल वेरिएशन, जो ट्रेट, जो कैरेक्टर हमारे एनवायरनमेंट को सूट करेगा, उसी को एनवायरनमेंट सेलेक्ट करेगा. और इसी बात को ये अडेप्टिव एडवांटेज वर्ड बता रहा है. thus लीडिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट इक्विलिब्रियम. तो जो नया ट्रेट है, जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ मैच करता है, उसको नेचर सेलेक्ट कर लेता है और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है उस फीचर और एनवायरनमेंट के बीच में. यही नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है. अब डार्विन की थ्योरी जो है उसको हम 5 मेजर पोस्टुलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. पहला पोस्टुलेट है यूनिवर्सल अकरेंस ऑफ वेरिएशन. तो डार्विन कहते हैं कि वेरिएशन जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर स्पीशीज में एग्जिस्ट करता है. हर एनिमल ग्रुप का, हर प्लांट ग्रुप का जो बेसिक फीचर है वो यही है कि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होता है. और यही हमारे यही जो फीचर है ये बेस बनाता है वेरिएशन का. देखिए, सेकंड पोस्टुलेट जो आ जाता है वो ये है कि देयर इज एक्सेसिव नेचुरल रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो हर एनिमल स्पीशीज में एक्सेसिव रेट है मल्टीप्लिकेशन का. एक ऑयस्टर जो है वो एक सीजन में 80 मिलियन एग्स दे देता है. एक एंट जो है वो भी हजारों एग्स दे देती है. तो अगर हमारी जितना पोटेंशियल है, जितना रेट है, जिसको कि वो प्रोडिगैलिटी कहते हैं डार्विन, अगर सारे के सारे एग्स जीवित रह जाएं, वो बड़े होके ऑयस्टर बन जाएं, तो ऑयस्टर की पॉपुलेशन क्यों बहुत ज्यादा हो जाएगी. बट ऐसा क्या होता है? नहीं होता है. सारे के सारे इन्वायरमेंट में हर स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो एक लिमिटेड नंबर में ही रहती है. वो ना तो बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है. वो अपना प्रोपोर्शन मेंटेन करती है. अब इसका एक्सप्लेनेशन डार्विन देते हैं अपने पोस्टुलेट नंबर 3 से. वो ये कहते हैं कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ लाइफ, जहां से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, उस समय से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है. नन्हे से नन्हे पौधे
को भी स्पेस चाहिए, उसको फाइट करनी पड़ेगी स्पेस के लिए, उसको फाइट करनी पड़ेगी एयर को कैप्चर करने के लिए, उसको फाइट करनी पड़ेगी सनलाइट के लिए, और अगर वो फाइट कर पाएगा तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो नन्हा पौधा वहीं पर खत्म हो जाएगा। सेम इज द केस विद एनिमल्स, कि जैसे ही आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है आपका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर आपको अपने को मेंटेन करना है तो आपको अपने साथियों से आगे निकलना पड़ेगा, तभी आपको सरवाइव कर सकते हैं। देन इस स्ट्रगल को जो सरवाइव कर लेता है उसका एक्सप्लेनेशन वो पोस्टुलेट नंबर 4 में देते हैं। वो ये कहते हैं कि इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का रिजल्ट क्या है? द रिजल्ट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे स्ट्रॉन्ग जीन होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएशन होता है, वो सरवाइव कर जाता है, वो उस कैरेक्टर को, अपने स्ट्रॉन्ग जीन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है, और जो वेरिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो सर्वाइवल के रिप्रोडक्शन फेज के पहले ही एलिमिनेट हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होता है। ये उनका फोर्थ पोस्टुलेट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट पोस्टुलेट उनका है इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। तो ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जिसमें कि हमने जो बेस्ट सूटेड ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर वो वेरिएशन है जो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट सूटेबल है, वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने वेरिएशन को पास ऑन कर देता है, और जो नहीं है, जो बेस्ट सूटेड नहीं है जो वेरिएशन, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज के पहले ही एंड हो जाता है, और वो अपना फीचर नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं करता। तो ये 5 पोस्टुलेट्स हैं जो डार्विन की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो थ्योरी है, ये सारा का सारा क्रेडिट किसको देती है? नेचुरल सिलेक्शन को देती है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन को मेजर फोर्स मानती है टू सेलेक्ट द बेस्ट वेरिएशन अमंग द individuals. Now let us quickly see the criticism of Darwinism. Criticism क्या है? डार्विन का क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिसिज्म है कि he was not able to explain inheritance mechanism. उन्होंने वेरिएशन की तो बात करी, लेकिन ये वेरिएशन आया कहां से, ये अगली जनरेशन में जाता कैसे है, इसके बारे में डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय तक जीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी थी, जिसको कि हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इस थ्योरी में डार्विन ने क्या कहा? इस थ्योरी में डार्विन ने कहा कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स अपना एक मिनिएचर बनाते हैं, और ये मिनिएचर जो है ये ब्लड के थ्रू पास ऑन हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। वो मिक्स हो जाता है ब्लड में और जर्म सेल्स में जाता है, जिससे कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाता है, और उस मिनिएचर्स को वो पैनजीन्स कहते थे। बट आगे चल के इस थ्योरी के लिए वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए गए, बिकॉज इट वाज अ वेरी ऐसी थ्योरी थी जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। फिर ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ वेरिएशन। उन्होंने वेरिएशन की तो बात करी कि इंडिविजुअल लेवल पे वेरिएशन है, और उस वेरिएशन में से उन्होंने सिलेक्शन की भी बात करी कि जो बेस्ट सूटेबल वेरिएशन है उसको सिलेक्ट कर लेता है नेचर, जो बेस्ट कैरेक्टर है, जो बेस्ट ट्रेट है। लेकिन ये वेरिएशन आया कहां से, उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। नेचुरल सिलेक्शन डिड नॉट अकाउंट फॉर डीजेनरेशन और वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेचुरल सिलेक्शन ये तो बताता है कि हम बेस्ट सूटेबल कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं या जो ऑर्गन्स डीजेनरेट कर रहे हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता है थ्योरी। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं? अभी मैंने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था जो लमार्किज्म पे था, अगर आपने उसको सुना होगा तो आपको पता होगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं समराइज कर देती हूँ। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो किसी समय में तो बहुत एक्टिव थे, उनका एक बहुत वाइटल रोल था हमारी बॉडी में, लेकिन अब इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अब वो बिल्कुल अपनी सिग्निफिकेंस खो चुके हैं, जैसे कि अपेंडिक्स इन मैन एंड लिम्स इन स्नेक्स, जो धीरे धीरे यूज ना होने की वजह से धीरे धीरे डीजेनरेट कर रहे हैं। तो इन ऑर्गन्स को
नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इनका एक्सप्लेनेशन लमार्क ने दिया था अपनी थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज में, जिसको कि मैंने लमार्क वाले लेक्चर के वीडियो में बताया है। तो थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ये कहती है कि जिस ऑर्गन को आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो डेवलप हो जाता है, और जिस ऑर्गन को आप यूज नहीं करते हैं वो ऑर्गन धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। इसी की वजह से एग्जाम्पल उन्होंने दिया था वेस्टिजियल ऑर्गन्स का, कि ये वो ऑर्गन्स हैं जिनको हम यूज नहीं करते तो वो अपनी सिग्निफिकेंस खो के धीरे धीरे डीजेनरेट होते जाते हैं। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसका मतलब कि ही इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड लमार्किज्म। फिर ही कॉल्ड म्यूटेशन एज स्पोर्ट्स। अब पॉपुलेशन में अचानक से जो कोई कैरेक्टर आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये म्यूटेशन है। अभी तक नहीं था लेकिन अचानक से कोई नया कैरेक्टर आ गया तो उसको कहा जाता है साइंटिफिक टर्म्स में कि दिस इज अ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो होता है उसको डार्विन ने अपनी थ्योरी में कोई खास इंपॉर्टेंस ना देते हुए उसको एक स्पोर्ट्स कह दिया था कि इट इज अ स्पोर्ट्स, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, कि वो ज्यादा उन्होंने उसके रोल को सिग्निफाई नहीं किया था इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जबकि बाद में ऐसा प्रूव हुआ कि म्यूटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशनरी पाथ। और म्यूटेशन की थ्योरी ह्यूगो डी व्रीज ने आगे चल के दी, जो अभी पोस्ट डार्विनियन फेज में हम डिस्कस करेंगे। नाउ अभी यहां तक आपने सुना, अब फटाफट आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए। अगर आप ध्यान से सुन रहे थे लेक्चर देन यू विल बी एबल टू टेल द आंसर, और अगर आप नहीं सुन रहे थे तो यू विल नॉट बी एबल टू टेल द आंसर। डार्विन वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ acquired characters, or none of the above. If your answer is theory of pangenesis, then you are right. And if your answer is theory of natural selection, then you are wrong, because theory of natural selection को कोई criticize नहीं करता है, आज की डेट में भी वो totally valid है। थ्योरी ऑफ acquired character डार्विन ने दी ही नहीं थी, वो लेमार्क की थ्योरी थी, और none of the above होने का कोई चांस नहीं है। Now, question number 2 is which one is not a postulate of Darwin's theory? अब इनमें से कौन सा ऐसा postulate है जो डार्विन ने नहीं दिया था? Survival of fittest, struggle for existence, inheritance of acquired character, and D, natural selection. Quickly tell me the answer. If your answer is C, inheritance of acquired character, then you are right, because ये जो कैरेक्टर है, पॉस्टुलेट है, ये लमार्क ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और नेचुरल सिलेक्शन ये डार्विन की थ्योरी के पॉस्टुलेट्स हैं। नाउ कम टू द पोस्ट डार्विन फेज। पोस्ट डार्विन फेज में क्या हुआ कि जो डार्विन ने नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि हमारा जो वेरिएशन है वो इनहेरिट कैसे होता है, उसका आंसर हमको पोस्ट डार्विन फेज में तब मिला जब मेंडल का लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो थे वो रीडिस्कवर किए गए बाय कोरेंस एंड शेमार इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जैसे ही मेंडल के लॉज आए हमको ये पता चल गया कि देयर आर अ सेट ऑफ जीन्स, और उन जीन्स के थ्रू ही हम वेरिएशन को ट्रांसमिट करते हैं या इनहेरिट करते हैं। सो द आंसर ऑफ कॉज ऑफ वेरिएशन हमको यहां से मिल जाता है। देन थ्योरी ऑफ आइसोलेशन। थ्योरी ऑफ आइसोलेशन किसने दी थी? थ्योरी ऑफ आइसोलेशन वैगनर ने दी थी, और ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है रोल ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन को एक्सप्लेन करती है। ये कहती है कि सपोजिंगली दो पॉपुलेशंस हैं, मेजर पॉपुलेशंस, जो एक जियोग्राफिकल बैरियर के थ्रू अलग अलग हैं, तो उन पॉपुलेशंस में जब जियोग्राफिकल बैरियर है तो इन्वायरमेंट भी दोनों पॉपुलेशन का अलग अलग होगा, और एनवायरनमेंट के हिसाब से वहां के जो वेरिएशन है वो डेवलप होगा। तो जो बेस्ट अडेप्टेड होगा, जो वहां के लिए बेस्ट सूटेबल होगा, वही वेरिएशन डेवलप होगा। तो क्योंकि इंटरमिक्सिंग नहीं हो पा रही है ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, तो वो दोनों पॉपुलेशन जो है वो एक सेपरेट कैरेक्टर्स को डेवलप कर लेंगी और एक दूसरे से वो बहुत डिफरेंट हो जाएंगी, इस हद तक डिफरेंट हो जाएंगी कि वो डिफरेंट स्पीशीज भी कहला सकती हैं। जो ह्यूमन रेसेस हैं उनमें हम लोग ज्योग्राफिकल बैरियर आइसोलेशन की वजह से जो डिफरेंसेस हैं
वो हम देख सकते हैं। जैसे कि अफ्रीका में सनलाइट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से डार्क स्किन कलर डेवलप हुआ। कोल्डर कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में डार्क स्किन कलर फेवर्ड नहीं है, लाइट स्किन कलर फेवर्ड है। तो वहां के लोगों में, वहां के इंडिविजुअल्स में हमको लाइट स्किन कलर देखने को मिलता है। और दोनों अगर दोनों सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, बट अगर दोनों का हम फिनोटाइप देखें, अब आप कहेंगे फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप वो होता है जब हम फिजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हम उसको फिनोटाइप कहते हैं, और जब हम जेनेटिक कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हम उसको जीनोटाइप कहते हैं। तो अगर हम फिनोटिपिकली दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों पॉपुलेशंस को, तो हमको बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी तरीके से हर एनिमल ग्रुप में ऐसा होता है कि अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, उनका जीन पूल, जीनोटाइप, फिनोटाइप दोनों चेंज हो जाता है कभी कभी, और वो एक नई स्पीशीज की तरह डेवलप करते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरी वाज द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, जिसको कि ह्यूगो डी व्रीस ने दिया था, और ये थ्योरी एक्सप्लेन करती थी म्यूटेशंस को, जिसको कि डार्विन ने क्या कह दिया था? डार्विन ने कह दिया था कि म्यूटेशन कुछ नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, इट इज जस्ट अ स्पोर्ट्स प्लेड बाय नेचर। बट ह्यूगो डी व्रीस ने क्या कहा? ह्यूगो डी व्रीस ने कहा कि म्यूटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और म्यूटेशन जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडिशन और डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। म्यूटेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम म्यूटेशन को डिफाइन करते हैं सडन चेंज इन द जीन स्ट्रक्चर और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब है कि अचानक से अगर कोई चेंज आ गया है, कोई कैरेक्टर आ गया है, तो हम उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो वो म्यूटेशन जो होता है वही मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे यहाँ कोई भी नया कैरेक्टर, नया जीन इंट्रोड्यूस करने में या हटाने में। नाउ फिर उसके बाद आ जाती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने क्या किया? पॉपुलेशन जेनेटिक्स की फील्ड में जो स्टडीज हुई, उन्होंने पॉपुलेशन को बताया कि पॉपुलेशन इज अ यूनिट ऑफ एवोल्यूशन एंड नॉट इंडिविजुअल। जबकि डार्विन ने किस बात पे एम्फेसाइज किया था? डार्विन ने एम्फेसाइज किया था इंडिविजुअल वेरिएशन पे। वो कहते थे कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, और ये जो डिफरेंस है इनमें से बेस्ट सूटेड जो वेरिएशन है उसको नेचर सेलेक्ट करता है। लेकिन पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने ऐसा नहीं कहा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने कहा कि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है वो एक यूनिट है, उसका जो जीन पूल है, उसमें जो जीन की फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिटरमिन करती हैं एवोल्यूशन को। अब ये जो जीन पूल है ये क्या है? ये जो जीन पूल है जो टोटल सम होता है, सम मतलब जो टोटल जितने भी जीन्स, अब सम का मतलब तो पता है आप सबको कि जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं हमारी पॉपुलेशन में, उसको हम लोग जीन पूल कहते हैं। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या कहती है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहती है कि अगर कोई ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें कि जो बहुत बड़ी है, जो बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, और उसमें रैंडम मेटिंग हो रही है, किसी भी तरीके का कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेटिंग प्रोसेस में, तो रैंडम मेटिंग हो रही है, और कोई म्यूटेशन वहां पे काम नहीं कर रहा, उस पॉपुलेशन पे कोई भी म्यूटेशन नहीं है और कोई भी माइग्रेशन नहीं हो रहा है। एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, एक लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई माइग्रेशन नहीं है किसी भी तरीके का, ना कोई अंदर आ रहा है उस पॉपुलेशन में, ना वहां से कोई बाहर जा रहा है, और रैंडम मेटिंग हो रही है, किसी भी तरीके का कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। तो ऐसी पॉपुलेशन को हार्डी-वेनबर्ग लॉ के तहत कहते हैं कि ऐसी जो पॉपुलेशन होती है उसका जीन फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो जाती है, अपनी जीन फ्रीक्वेंसी को वो मेंटेन करती है, और वो पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि दिस पॉपुलेशन इज नॉट इवॉल्विंग। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई छोटी छोटी ग्रुप्स में पॉपुलेशन बटी हुई है, उनमें कोई म्यूटेशन हो रहा है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मतलब कि लोग इंटर ग्रुप मैरिजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से जीन पूल में चेंज आ रहा है, और रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो वेरिएशंस पास ऑन हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो ऐसी जनरेशन जो है उसका जीन पूल कंटिन्यूअसली वेरी करेगा, और
वो जो पॉपुलेशन है वो ही इवॉल्व करेगी। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने क्लियरली कह दिया कि इंडिविजुअल जो है वो बेस नहीं है एवोल्यूशन का, पॉपुलेशन इज द बेस ऑफ एवोल्यूशन। अभी अपकमिंग लेक्चर्स में मैं हार्डी-विनबर्ग लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नाउ पोस्ट डार्विनियन फेज में जितने भी नए स्टडीज हुए साइटोलॉजी में, जेनेटिक्स में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, एवोल्यूशन में, उन सब को मिलाकर एक थ्योरी बनाई गई जिसको कि कहा जाता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। और 1930s में ये थ्योरी प्रोपाउंड करी थी, फॉर्मुलेट करी थी सिविल राइट ने, J.H. मुलर, T.H. जॉब्जांस्की, गोल्डस्मिथ, हक्सले, फिशर, हैल्डेन, मायर एंड स्टेबिंग्स ने। और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो इस समय तो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है और वो नेचुरल सिलेक्शन को भी मानती है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। नाउ फटाफट आप लोगों के लिए एक क्विज और आ गया है, फटाफट आंसर दीजिएगा। म्यूटेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो डी व्रीज, वीजमैन। किसने दी थी म्यूटेशन थ्योरी? अगर आपका आंसर है ह्यूगो डी व्रीज तो आप एकदम सही हैं। म्यूटेशन थ्योरी देने वाले थे ह्यूगो डी व्रीज और म्यूटेशन थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि म्यूटेशन से ही नए कैरेक्टर्स हमारी जीन पूल में ऐड होते हैं। डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। लेमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दी थी और वीजमैन ने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने लेमार्क को क्रिटिसाइज किया था। ये मैंने लेमार्क वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, बहुत जल्दी से आंसर करिए। व्हाट डिड वैगनर एम्फसाइज्ड इन हिज थ्योरी? वैगनर की थ्योरी क्या थी और उन्होंने क्या बोला था अपनी थ्योरी में? अगर आपको याद हो तो जल्दी से बताइएगा। रोल ऑफ पॉपुलेशन, रोल ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन इन स्पीसिएशन, रोल ऑफ म्यूटेशन, none of the above. Okay, if your answer is B, that is role of geographical isolation in speciation, तो आप एकदम सही हैं क्योंकि रोल ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने बताया था, रोल ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज की म्यूटेशन थ्योरी ने बताया था और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में हमको वैगनर ने बताया था। अब आइए, ये एक नया फीचर मैंने इस बार अपने लेक्चर में इंक्लूड किया है। इसको मैं नाम दे रही हूँ कॉन्फिडेंस बूस्टर, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लेते हैं और आप उससे सेटिस्फाइड हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, वर्ड लिमिट के अंदर आप उसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने आप आंसर को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, देन इट विल डेफिनेटली ऐड टू योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। एंड इस टॉपिक में से इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो 150 वर्ड्स का है। में आपको आंसर देना है। गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन एंड एक्सप्लेन हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू स्पीसिएशन। 300 वर्ड्स में इस आंसर को आपको लिखना है। देन the last question is discuss Darwin and post Darwin theories of evolution, और इस आंसर को भी आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। अब मेरी क्या हेल्प रहेगी इसमें? ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर सेक्शन में, इसमें मैं आपकी ये हेल्प कर सकती हूँ कि अगर आप अपने आंसर्स लिख के मुझे मेल करेंगे तो आई विल गिव यू अ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ऑन आंसर राइटिंग पैटर्न। मैं आपके आंसर को चेक करके आपको जो भी फीडबैक होगा वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। तो इफ यू वांट योर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस तो प्लीज ईमेल एड्रेस आपको मैंने दे दिया है suruchitiwari@gmail.com पे आप अपने आंसर्स फॉरवर्ड मुझे कर दीजिए। मैं चेक करके आपको रिटर्न कर दूंगी विद माय ओन एडिशंस। अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द आंसर्स।
और फिर यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए अपना मेल आईडी दे दिया है कि अगर कोई क्वेरी हो तो आप suruchitiwari@gmail.com पे मेल करके अपना आंसर आपको मिल सकता है। और साथ साथ प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ई-स्निपेट्स, जिससे कि आपको इस तरीके के और वीडियोस का अपडेट्स मिलता रहेगा। और आपकी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। आप नए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, किस टॉपिक पे आपको वीडियो पहले चाहिए, उस टॉपिक पे मैं आपको ई-स्निपेट्स पे वीडियो प्रोवाइड करती रहूंगी।